Hello friends, welcome back to the channel. Today I'll be discussing about the homeopathic philosophy, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन खत्म किया था. That is about the fixed principle. फर्स्ट से 8 पैराग्राफ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एंड उसका जस्ट यही है कि जो भी मेडिसिन जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए और कॉन्जेक्चर्स पे नहीं. एंड डिजीज़ का जो फ्लो है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ होता है. एक्यूट क्रॉनिक दैट इज मियाजमेटिक फ्लो जो है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस होता है. एंड क्योर को पॉसिबल लाने के लिए भी हमें सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ ही चलना होगा, ऐसी मेडिसिन देनी होगी. वेराज यहाँ पे हमने ह्यूमन बॉडी को सिविल गवर्नमेंट से, इंटरनल गवर्नमेंट को सिविल गवर्नमेंट से कंपैरिजन भी समझ लिया कि कैसे केंट सर ने उसको एग्जाम्पल से कंपेयर किया है. ऑल्सो यहाँ पे केंट सर ने एक ब्राइनिया का एग्जाम्पल दे के समझाया भी था कि हमने जितनी भी डॉक्ट्राइन्स पढ़ी, जितनी भी लॉज पढ़ी हैं, उन सबको एक्सपीरियंसेस से हम बस कंफर्म करते हैं, एक न्यू इमेज नहीं बनाते हैं. तो दीज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रायर वीडियो. हियर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 9th पैराग्राफ फर्दर ऑन कि 9th पैराग्राफ में यहाँ पे केंट सर ने क्या बोला है. 9th पैराग्राफ में यहाँ पे केंट सर ने बताया है द नीड ऑफ पोटेंटाइजेशन, कि हम लोग होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन क्यों करते हैं. ही सेज कि जितने भी हमारे मियाजमेटिक डिजीज़ जो है वो इतनी माइन्यूट होती है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए फ्रॉम द बॉडी हमें उतनी ही माइन्यूट डोजेज में मेडिसिन चाहिए. और अगर माइन्यूट डोजेज में मेडिसिन लेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी. वेराज माइन्यूट क्वांटिटी के लिए एंड हाई क्वालिटी के लिए हमें पोटेंटाइजेशन की नीड होती है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फ्लो जो है डिजीज़ का, जैसे कि हमने फिंगर बर्न के एग्जाम्पल में भी देख लिया, तो उससे सेंटर खुद ही उसको रिपेयर कर देता है. ऑल्सो हमारे बॉडी में काफ़ी लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. बट जो डिजीज़ वो इनरमोस्ट से फ्लो कर रही है, उस इनरमोस्ट के डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए हमें मेडिसिन को पोटेंटाइज फॉर्म में करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग माइन्यूट मियाजमेटिक डिजीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सके फ्रॉम द बॉडी. तो इसीलिए पोटेंटाइजेशन का नीड होता है टू टैकल द माइन्यूट मियाजमेटिक डिजीज को टैकल करने के लिए. अब हम लोग देखते हैं आगे 10th पैराग्राफ. अब इस 10th पैराग्राफ में कैंसर हमें बताते हैं कि डिजीजेस या फिर टिश्यू चेंजेस में जो स्टडी करनी है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. तो जो डिजीजेस हैं या फिर जो भी टिश्यू चेंजेस हो रहे हैं उसके कॉजेज को स्टडी करने के 2 वेज हैं. यहाँ पे एक तो है पैथोलॉजिकल वे है, पैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. एंड दूसरा है मेंटल लेवल पे जाके. तो जो मेंटल लेवल पे जाके स्टडी होती है, तो मियाजमेटिक डिजीजेस जो होती हैं, इंटरनल डिजीजेस दैट इज एक्चुअल डिजीजेस, वो मेंटल लेवल पे ही जाके पहले अफेक्ट करती हैं. उसके बाद जो भी डिजीज हम लोग आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं, आजकल के टर्म्स में जो डिजीजेस हम लोग बोलते हैं, दोज आर एक्चुअली द रिजल्ट्स जो हम लोग देखते हैं, जो कि ये मेंटल अफेक्शन की वजह से आते हैं. तो पैथोलॉजिकल स्टडीज़ आर फ्यूटाइल, क्योंकि इससे हमें सिर्फ रिजल्ट्स ऑफ डिजीजेस पता चलते हैं कि उस डिजीज़ के होने की वजह से अब टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं. वेराज कॉजेज को अगर समझना है तो वी शुड गो टू द डीपर लेवल, दैट इज फ्रॉम वेयर इट हैज़ बिगैन. तो मेंटल लेवल इज द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज़. मेंटल लेवल इज द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज, जहाँ से डिजीज शुरू हुआ है. तो डिजीज के कॉजेज को समझने के लिए वी शुड गो टू द डीपर लेवल, दैट इज द मेंटल लेवल ऑफ द डिजीज. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11th पैराग्राफ. 11th पैराग्राफ में केंट सर ने बताया है कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फिजिशियन की ड्यूटी सिर्फ इतनी ही होती है कि वो उन साइन एंड सिम्टम्स को क्लियरली परसीव करे, उनसे डिजीज का आइडिया बनाए एंड उन साइन एंड सिम्टम्स को अपने मेडिसिन से रिलेट करके उस पेशेंट के डिजीज को क्योर की तरफ इंक्लाइन करें. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो डिजीजेस जिनमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिजीजेस जो हैं वो क्योरेबल हैं, क्योंकि वही डिजीजेस जिनमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, फिजिशियन जो है उन्हीं को ही परसीव करके डिजीज का क्योर पॉसिबल कर सकता है. वेराज वो डिजीजेस जिनमें साइन सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट हैं, दे आर इनक्योरेबल, बिकॉज यहाँ पे फिजिशियन के पास कोई भी क्लू नहीं मिलता है जिससे कि वो पता लगा सके कि डिजीज कहाँ है, क्या है, दैट इज वो किस लेवल पे वर्क कर रही है. तो ये साइन एंड सिम्टम्स आर द की पॉइंट फॉर द क्योर टू कॉज इन एनी डिजीज. वेराज जिन डिजीजेस में साइन एंड सिम्टम एब्सेंट होते हैं,
वो डिजीज़ अपने में ही इनक्योरेबल हो जाती है, क्योंकि इन केसेस में हमें कोई क्लू नहीं मिलता है कि कैसे हम अपने डिजीज़ को, कैसे हम अपने मेडिकेशन को यूज़ करें। तो यही उन्होंने बताया 11th पैराग्राफ में साइन एंड सिम्टम्स की यूज़ एंड क्योरेबल एंड इनक्योरेबल पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12th पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे 12th पैराग्राफ में कैंट से रेफर करते हैं टू द 4th aphorism ऑफ द ऑर्गेनिन। यहाँ पे वो बताते हैं कि अ प्रैक्टिशनर इज अ preserver of health if he knows what is the cause of disease and what is to be cured in a disease and also the obstacles to cure and how to prevent them। तो यही होते हैं ट्रू प्रिजर्वर्स ऑफ हेल्थ। बट यहाँ पे केंट सर ने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दैट इज अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड द हैनीमैन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो समझते हैं कि जो एक्सटर्नल कॉज है बॉडी में, जो उन्हें दिख रहा है एज द एक्सटर्नल कॉज, दैट इज हेमरॉइड्स हो गए या फिर कोई भी ग्रोथ हो गई, तो वो उनको रिमूव कर देते हैं, एक्सटर्नल कॉज को रिमूव कर देते हैं एंड दे फील कि क्योर इज डन। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनके रिमूवल से क्या होता है, इनके रिमूव करने से ये ऑब्स्टिकल्स टू क्योर होते हैं। जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं दे आर द कॉज, दे आर प्रेजेंट देयर एंड ट्रबलिंग द पेशेंट एज वेल। बट ये कॉजेज जो हैं ये ऑब्स्टिकल टू क्योर होते हैं, बट ये इटसेल्फ क्योर नहीं होते हैं। वेयरएज हैनीमैन कॉन्सेप्ट अगर देखें तो हैनीमैन सर ने बताया था, हैनीमैन सर ने बताया कि जो डिजीज होता है वो एक मॉर्बिफिक एजेंट होता है, दैट इज डायनेमिक मॉर्बिफिक एजेंट होता है। ये एक एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, जो कि फ्लो करती है एंड डिजीज को कॉज करती है। अगर हम इसको टैकल कर लें, इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी जो फ्लो कर रही है इन बॉडी, इसको टैकल कर लें, उससे ही क्योर पॉसिबल हो सकता है। वेराज इनके रिमूवल से सिर्फ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर रिमूव होते हैं, क्योर की स्टैब्लिशमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग 13th पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। यहाँ 13th पैराग्राफ में केंट सर ने 5th aphorism ऑफ द ऑर्गेनिन को रेफर किया है एंड ही सेज कि 5th aphorism में जो एक्साइटिंग कॉजेज होते हैं ये फिजिशियन को गाइड करते हैं, ये फिजिशियन को गाइड करते हैं फॉर द एक्यूट डिजीजेस एंड इन्हीं एक्साइटिंग कॉजेज को ही पकड़ के, दैट इज ये एक्साइटिंग कॉजेज इन द साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं इन द एक्यूट डिजीज एंड उसी को हम लोगों को जज करके अपने प्रिस्क्रिप्शन करनी है। ये एक्साइटिंग कॉज जो है, ये जो मियाज्म ऑलरेडी बॉडी में रहता है ऑर्गन्स में, ये उन मियाज्म को एक्टिवेट करता है एंड वो मियाज्म जो जाते हैं वो बॉडी में फ्लो करते हैं एंड बॉडी में फ्लो करके वो साइलेंट सिम्टम्स के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब तक मियाज्म बॉडी में रहता है एंड साइलेंट सिम्टम्स आते हैं, उस कंप्लीट पीरियड को बोलते हैं प्रोडॉर्मल स्टेज। प्रोडॉर्मल स्टेज क्या है, टिल मियाज्म जो है मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ साइलेंट सिम्टम्स। जब मियाज्म, एक्साइटिंग कॉज ने मियाज्म को डेवलप किया, यहाँ से लेकर के साइलेंट सिम्टम्स के आने के पूरे इंटरवल को प्रोडॉर्मल स्टेज, और ऑल्सो इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यही उन्होंने बताया 13th पैराग्राफ में अबाउट द प्रोडॉर्मल स्टेज एंड इट्स एंड मियाज्म का साइलेंट सिम्टम से रिलेशन। ऑल्सो ही सेज कि प्रैक्टिशनर की ड्यूटी इतनी ही है कि वो इन साइलेंट सिम्टम्स को जज करे एंड उसी पे ही अपनी प्रैक्टिस को बेस करे। 14th पैराग्राफ में केंट सर टेल्स अबाउट कि जो मियाज्म है, जो इंटरनल बॉडी में रहता है, ये मियाज्म जो है वो इंटरनली फ्लो करता है एंड वो इंटरनली फ्लो करके जब तक वो नर्व्स एंड टिश्यूज से इंटरेक्ट नहीं करता है, नर्व्स एंड टिश्यूज पे ऑपरेट नहीं करता है, तब तक वो फंक्शनल नहीं होता है। एंड जब वो नर्व्स एंड टिश्यूज को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तभी साइलेंट सिम्टम्स आना शुरू होते हैं बॉडी में, तभी वो बॉडी को अफेक्ट कर पाता है। और ये जो मियाज्म है, मियाज्म के अपने खुद के कैरेक्टर्स होते हैं, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, सबके खुद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंड उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से हम लोग जज कर पाते हैं कि कौन सा मियाज्म जो है वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और इसी हिसाब से ड्रग्स के भी खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ड्रग्स एंड मियाज्म दोनों के लिमिटेशंस होते हैं, उसको हमें जज करके उसी हिसाब से ड्रग्स देनी है टू टैकल द मियाज्म। जैसे मियाज्म के खुद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वैसे ही ड्रग्स के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मियाज्म के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं ड्रग्स को हमें यूज़ करना है जो कि उस मियाज्म के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करे फॉर द क्योर टू हैपन।
अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 15th पैराग्राफ। अब इस 15th पैराग्राफ में कैंसर सेज अबाउट द फिजिशियन कि वो जो भी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ हैंडल कर रहा है, ही शुड हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट डिजीज़ अबाउट ऑल दी सिम्टम्स एंड साइंस जो कि उसने अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किए हैं, एंड उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसको डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, एंड अच्छी मटीरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ नॉलेज ऑफ डिजीज़ एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, जिनको वो कंप्लाई करे आपस में टू मेक द क्योर पॉसिबल। यहाँ पे उसको नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए, किसी भी एक्यूट या क्रॉनिक केस को हैंडल करने के लिए डिजीज़ की कंप्लीट पिक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, मटीरियल मेडिका की नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑल्सो मियाज़्म जो है उसके लिमिटेशंस भी उसे पता होने चाहिए कि कौन सा मियाज़्म जो है उसकी लिमिटेशन क्या है, एंड उसी लिमिटेशन को यूज़ करके ड्रग को उसी हिसाब से यूज़ करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मटीरियल मेडिकाज नॉलेज, जिससे कि क्योर पॉसिबल हो पाए। यहाँ पे कैंट सर ये भी कहते हैं कि जो एनिमल किंगडम की मेडिसिन हैं, वेजिटेबल किंगडम्स के हैं, मिनरल किंगडम की हैं, ये तीनों मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, एंड उन लिमिटेशंस के एंड उन मेडिसिन के हेल्प से हम सारे डिजीज़ेस को क्योर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द 15th पैराग्राफ। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज द 16th पैराग्राफ। 16th पैराग्राफ में यहाँ कैंट से कहते हैं कि जो फिजिशियन है उसको नॉलेज होनी चाहिए डिजीज़ की, दैट इज़ उसको जैसे ही वो डिजीज़ को समझे या सुने तो उसको कंप्लीट पिक्चर आ जानी चाहिए अबाउट द सिकनेस, कि उस सिकनेस में क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, उसको ये कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बट आजकल के प्रेजेंट बुक्स से वो इस चीज़ को कंपेयर करते हैं। ही सेज कि जो प्रेजेंट बुक हैं वो प्रेजेंट बुक जो है अपनी जितनी भी डिजीज़ेज़ है वो उनको बेस रखते हैं जेनेटिक्स पे, माइक्रोबायोलॉजी पे, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी पे, जेनेटिक्स पे, और डिजीज़ पैथोलॉजी पे। वेयर एज सिकनेस से यहाँ पे पेशेंट की जो इमेज है इन द फॉर्म ऑफ सिकनेस एट द टाइम ऑफ सिकनेस जो उसकी इमेज है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम, वो बुक में इतनी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं रहती है, तो इसीलिए फिजिशियन को साइन एंड सिम्टम की उतनी क्लियर नॉलेज नहीं रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने वैटसन्स प्रैक्टिस एंड चेम्बर्स प्रैक्टिस को रेफ़र किया है, वैटसन सर एंड चेम्बर्स सर प्रैक्टिस, तो इसीलिए वैटसन सर के बुक को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिए क्योंकि उसमें उन्होंने सिकनेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम। वेराज चेम्बर्स की प्रैक्टिस भी ऑब्जर्वेशनल प्रैक्टिस थी, वो पर्सन को देख के पता लगा देते थे कि वो किस मियाज़्म से सफ़र कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द फिक्स्ड प्रिंसिपल। इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट बिलो। Also like, share and subscribe to the channel. Thank you.